हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का MS ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5 और 6। ठीक है, उससे पहले 1, 2, 3 हम करा चुके हैं, तो आप लोग जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या है। सवाल क्या है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, HCF कितना दिया है, 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, तो दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है HCF बराबर 9। ठीक है, HCF बराबर 9। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, तो LCM बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, LCM क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है HCF LCM और दो संख्या का गुणनफल निकालने के लिए। तो आइए इससे हम LCM का मान निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए बताते हैं। तो यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या इसमें क्या है, तो एक संख्या है 306 और एक संख्या क्या है, तो 657। तो दोनों को गुणनफल का मतलब हुआ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 306 गुना 657 हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद HCF कितना है, 9 है, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दीजिए। और LCM कितना है, LCM नहीं पता है तो LCM का LCM में लिख दीजिए। ठीक है, अब 306 गुना 657 कीजिए। जब 306 गुना 657 करते हैं तो आपका आता है कितना, तो 201,042 इतना आता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2,01,042। ठीक है, इतना आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 9 गुना में LCM। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना में LCM बराबर 201,042। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए LCM का मान हमें निकालना है, तो LCM को इधर रहने दीजिए। आइए यहाँ पर करते हैं, इधर किधर करें, तो आइए यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। यहाँ से LCM का मान निकालना है तो LCM का LCM ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देंगे बराबर का चिन्ह। उसके बाद बराबर के चिन्ह का इधर देखिए क्या है, तो 201,042। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से 9 देखिए इधर गुना में है और 9 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा भागा में। तो भागा का मतलब बटे होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए LCM बराबर क्या होगा, अगर 9 से इसमें हम भागा देते हैं तो ये आता है 22,338 आता है। ठीक है, क्या आता है, 22,338। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः LCM बराबर 22,338 हो जाएगा इसका क्या, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़े, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। तो चलिए इसका आंसर क्या आया है, 22,338। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जांच कीजिए कि, क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर सकती होगा, हो सकती है। ठीक है,
यहाँ बोल रहा है संख्या जो है 6 पावर n यह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद लिखेंगे यदि 6 पावर n का इकाई अंक शून्य है, क्या है? शून्य है, तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा या 5 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? बोल रहा है यदि 6 पावर n का इकाई का अंक शून्य है तो इसका एक गुणनखंड 5 भी होगा। जैसे देखिए 10 लेते हैं, 10 का इकाई का अंक क्या है? शून्य है। अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, तो इसका एक गुणनखंड 5 भी आया है 10 का। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक शून्य होता है तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य होगा। जैसे 100 का देख लीजिए, 100 में देंगे 50 से, मतलब 100 में 2 से भागा देंगे 50 बार में, और फिर 2 से देंगे 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो 5 आया है यहाँ पर। यही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या? उसके बाद क्या लिखेंगे? लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन 6 पावर n इसका हम करेंगे अभी गुणनखंड, ठीक है। इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6 और 3 से 1 बार में 2 गुना 3 आया है, तो इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं और इसके पावर पर n लिख सकते हैं। और इसको एक तरीका से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर n गुना में 3 पावर n लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे हम यह जो है यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पावर n के 2 और 3 यहाँ पर कॉमा होगा, 6 पावर n के एक मात्र क्या है? मात्र क्या है? एक गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर कहना यह चाहता है, यहाँ पर देखिए 6 का हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 पावर n आया। फिर हम इसको ऐसे लिख दिए, जो क्या दर्शाता है कि 2 और 3 क्या है? तो 6 पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड है। जो हम लिख रहे हैं वही भी सिद्ध होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए 6 पावर n अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या हो सकती? नहीं हो सकती, यानी 6 पावर n जो है वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है ये वाला। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो हमें व्याख्या करना है कि यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? तो पहली संख्या दिया है। पहली संख्या क्या है? तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम 13 कॉमन ले सकते हैं,
तो 13 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 7 गुना 11 प्लस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा गुना 1 प्लस 1। ठीक है, आइए इसको करते हैं 13 और ये हो जाएगा 7 गुना 11 77 और 77 गुना 1 77 ये होगा और 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। यहाँ पर अगर हम 78 गुना 13 करते हैं और उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसका क्या होगा, 2 से ज़्यादा अपवर्त होगा। और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, आइए पहले हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्या वह होता है, अभाज्य संख्या वह होता है जिसका केवल 2 अपवर्त रहता है, कि क्या केवल 2 अपवर्त रहता है। और भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 2 से क्या होता है, ज़्यादा अपवर्त होता है। अपवर्त कहने का मतलब जैसे 8 देखिए, 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, यानी इसका 2 से ज़्यादा कटने वाला है, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा क्या होता है, अपवर्त होता है। अगर हम 13 गुना, यहाँ पर देखिए, अगर हम 13 गुना 78 करते हैं तो और उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो हो जाएगा क्या, गुणनखंड निकालते हैं तो उसका 2 से ज़्यादा अपवर्त होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं तो 5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू, तो इसको गुना कीजिए सबको तो कितना आएगा, तो 5045 आता है। ठीक है, क्या आता है, तो 5045 आता है, क्या आता है, तो 5045 आता है। ठीक है, अगर 5045 गुना 5 करेंगे और उसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा क्या होगा, उसका 2 से ज़्यादा अपवर्त होगा, इसीलिए क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा। और हमें क्या बोल रहा था, तो व्याख्या कीजिए कि यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो व्याख्या कर दिए है, उसके बाद लैंग्वेज लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं, लिखेंगे अतः संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, तो भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है, बस सवाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम व्याख्या कर दिए है यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। अगर 13 गुना 78 करते हैं तो कितना आता है, क्या आएगा, 1004 आएगा। तो उसका अगर हम करते हैं क्या, गुणनखंड करते हैं तो वो उसका अपवर्त 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है 5045 गुना 5। अगर हम 5045 गुना 5 करके और इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ये निकालते हैं, तो इसका 2 से ज़्यादा अपवर्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं अतः संख्या इतना तथा इतना भाज्य संख्या है। ठीक है, बस यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद अगला सवाल देखें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है अगला सवाल, यहाँ पर है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक है, क्या एक वृत्त है, उसके बाद देखिए वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को मतलब एस मतलब सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट लगता है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक हो गया वृत्ताकार पथ और इसके बीच में मैदान हो गया। ठीक है, ये मैदान हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कौन है, यहाँ पर है सोनिया। ठीक है, सोनिया को यहाँ से ऐसे करके आने में यहाँ तक कितना समय लगता है, तो 18 मिनट लगता है। और रवि को भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, तो 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगता है। उसके बाद बोल रहा है कि सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो वे दोनों कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ पर कितना समय बाद मिलेगा, वही समय हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा समय को निकालने के लिए, तो अगर हम 12 और 18 का क्या निकालते हैं, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं तो वो समय पता चल जाएगा कितना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, हमें 12 तथा 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब 18 का कीजिए तो 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में, तो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब उसके बाद देखिए इस दोनों में से 2 कॉमन आता है ये वाला, उसके बाद यहाँ से 3 आता है कॉमन, तो पहले इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुना 3। उसके बाद ये वाला 2 बचा और ये वाला 3 बचा, तो इसको भी हम इसी के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना कितना होता है 12, 12 तिया कितना होता है, तो 36 होता है, यानी 36। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है, उसके बाद आइए लिखते हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आप लोग को। क्या लिखना पड़ेगा, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या होगा, 36 मिनट बाद क्या होगा, वह मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ठीक है।